ये बताइए एसडीएम और एसडीओ के बीच में अंतर क्या होता है? उज्जैन का मगध साम्राज्य के समय से मगध साम्राज्य से क्या संबंध रहा है? एक महिला के तौर पर कहीं पर भी किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने के दौरान अपने लिए किन अधिकारों का महत्व समझती हैं और किन अधिकारों को आप अपने लिए चाहती हैं? May I come in, sir? कम इन। Good afternoon to all of you. बैठिए, सिट डाउन। Thank you. मदीहा जी, सबसे पहले बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम मदीहा है। मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के बड़नगर तहसील की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन विक्रम यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में कंप्लीट किया है। इसमें मेरे सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र है। मेरी रुचि डायरी लेखन और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना है। और राज्य सेवा परीक्षा 2021 में मेरा चयन अधीनस्थ लेखा सेवा के पद पर हुआ है। और साथ ही मैं भाषण प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती हूँ। मदीहा जी, इतने अच्छे पद पर आप पहुंच चुकी हैं, अब क्या चाहती हैं आप ये बताएं? सर, मेरी प्राथमिकता डिप्टी कलेक्टर थी, इसलिए मैंने पुनः प्रयास किया है। डिप्टी कलेक्टर के काम क्या होते हैं मदीहा जी? सर, एक डिप्टी कलेक्टर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जैसे जब उन्हें एसडीएम का चार्ज दिया जाता है तो अनुविभाग के स्तर पर विभिन्न जो विभाग है उनमें समन्वय का कार्य और प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न परियोजनाएं रहती हैं उनका संचालन करना और जो फ्लैगशिप योजनाएं रहती हैं उनका प्रचार करना और साथ ही कानून व्यवस्था को शहर में बनाए रखना और जो आम जनता रहती है उनके साथ समन्वय, जन सुनवाई करना, उनकी समस्याओं का निराकरण ठीक करना। है, ये बताइए एसडीएम और एसडीओ के बीच में अंतर क्या होता है? जी सर, जब एसडीओ किसी भी विभाग में जो प्रमुख कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं तो सब डिविजनल ऑफिसर कहलाते हैं, लेकिन जब उन्हें मजिस्ट्रियल पावर दी जाती है तो वो एसडीएम कहलाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के बारे में बताइए ज़रा, और इस भू राजस्व संहिता में डिप्टी कलेक्टर के बारे में क्या कहा गया है? जी सर, जो डिप्टी कलेक्टर है वो जब मजिस्ट्रियल पावर के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं वो भू राजस्व संहिता में जो दिए गए शक्तियां हैं या कर्तव्य हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में डिप्टी कलेक्टर के बारे में क्या बताया गया है, किस सेक्शन में बताया गया है? माफ़ी चाहती हूँ सर, मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है। ठीक है। मदीहा जी, आपने 12th तक कॉमर्स किया, राइट? जी। उसके बाद आप फिर आर्ट्स में आ गई, मतलब आपके फिर जो सब्जेक्ट रहे आपका पूरा स्ट्रीम ही चेंज हो गया, इसके पीछे क्या वजह रही? सर, 12वीं में स्टेट टॉपर बनी थी। उसके बाद परिवार के लिए बहुत सहयोग किया गया था आगे की पढ़ाई के लिए। तब निर्धारित किया गया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। चूँकि सिविल सर्विसेज के विषय और जो आर्ट्स के विषय थे वो समान थे, इस कारण मैंने स्ट्रीम चेंज की थी। ठीक है। राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट रहा है। जी सर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक जजमेंट दिया है, क्या जजमेंट दिया है बता सकती हैं? सर, उन्होंने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या उसके रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रखना ये सभी अपराध है, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है और इसी कारण जो अपराध की दर है वह भी बढ़ती है। इसके पूर्व मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये निजता के अधिकार के क्षेत्र में है और इसे देखना किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जो जजमेंट था जी, उससे आप व्यक्तिगत रूप से कहाँ तक सहमत हैं? सर, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो समाज में एक विकृत मानसिकता को जन्म देती है, जिससे महिलाओं पर और जो बच्चे हैं उन्हें कई प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है। तो इसे पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए और निजता के अधिकार में भी रखना व्यक्तिगत रूप से मुझे सही नहीं लगता है। मदीहा जी, ये बताइए सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी ही समाज में विकृत क्यों है, पोर्नोग्राफी ही पूरी विकृत क्यों नहीं है? जी सर, जो पोर्नोग्राफी है वो किसी प्रकार की हो वो विकृत ही है। मद्रास हाई कोर्ट का मानना है कि विचार अभिव्यक्ति से जुड़ा मामला है। जी। एक बच्चा जो अभी एडल्ट भी नहीं हुआ है वो अपने मोबाइल पे आसानी से पोर्नोग्राफी तक पहुंच जाता है, पोर्न मूवीज़ देखता है, तो क्या इससे समाज विकृत नहीं होता? क्या इस पर भी कोर्ट को एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है? जी सर, इसे जो सुप्रीम कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट है उनके साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी इस दिशा में नियमावली बनाने की और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतीत होती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? सर, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे स्पष्ट प्रावधान याद नहीं है इसके। ठीक है। सोशियोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट रहा है। जी सर।
सोशियोलॉजी से संबंधित एक बहुत अच्छी परंपरा भारतीय समाज की रही है विवाह। विवाह के बारे में बताइए। सर, विवाह भारतीय परिदृश्य में एक पवित्र संस्कार है जिसमें दो व्यक्ति संपूर्ण जीवन दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और इन्हीं के साथ में जो धार्मिक उनके कर्तव्य रहते हैं उनका भी निर्वहन करते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार होते हैं? सर, मुख्यतः अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम के अंतर्गत 4 प्रकार के और प्रतिलोम के अंतर्गत भी कुछ प्रकार के आते हैं। और इसके अतिरिक्त एक ब्रह्म विवाह है और प्रजापति विवाह है। इस प्रकार के कई प्रकार हैं। हर आर्ष विवाह है। मुस्लिम धर्म से आती हैं, ज़रा बताइए हिंदू विवाह पद्धति और मुस्लिम विवाह पद्धति में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? मेन जो अंतर है वो आप क्या देखती हैं इसमें? जी सर, सर हिंदू जो विवाह पद्धति है उसमें एक पवित्र संस्कार है, जबकि जो मुस्लिम विवाह पद्धति है उसमें निकाह जो है वो एक सामाजिक समझौता है। प्रारंभिक रूप से जो हिंदू विवाह है उसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि इस्लाम के उदय के समय से ही जो मुस्लिम विवाह पद्धति है उसमें 7-8 प्रकार के तलाक का विवरण दिया गया है। ठीक है, मदिहा जी ये बताइए ज़रा, आपको नहीं लगता कि हमारा देश जो है वो इक्वलिटी पर चलता है और मुस्लिम महिला वर्सेस हिंदू महिला, इसमें देखा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ विवाह क्षेत्र को लेकर कई सारी असमानताएं दिखाई देती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी सर, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें कई प्रकार की असमानताएं और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, एक लोकतांत्रिक देश में भी। इसकी समानता के लिए गवर्नमेंट ने क्या अपनी ओर से कोई प्रयास किए हैं? जी सर, सर वर्ष 2019 में इसके लिए 3 तलाक निषेध अधिनियम लाया गया था, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। और इसी के साथ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें भी गुजारा भत्ता देने के लिए जो CRPC की धारा 125 है उन्हें समान रूप से सभी वर्ग की, सभी धर्म की महिलाओं पर एक समान लागू किया है। और केंद्र सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है कई स्तर पर UCC के भी समर्थन में प्रयास कर रहा है। ठीक है, एक अंतिम सवाल करूंगा। आप उज्जैन क्षेत्र से आती हैं। जी सर। अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से संबंधित क्या समस्याएं आपने देखी हैं? कोई ऐसी समस्याएं देखी हैं आपने? सर, जो उज्जैन जिला है सामान्यतः कुछ विशेष प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। जैसे वहाँ पर जो शिक्षा की दर है महिलाओं में वो अभी भी लगभग 60% के आसपास ही बनी हुई है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। और लिंगानुपात भी सुधार की उसमें भी ज़रूरत महसूस होती है। वर्तमान मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं। जी सर। तो उनसे क्या उम्मीदें रख सकते हैं उज्जैन के निवासी? सर, उज्जैन के जो निवासी उम्मीद कर रहे हैं वो वर्तमान जो मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर यादव जी वो उन्हें फुलफिल कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के विकास के साथ साथ पूरे राज्य का ही विकास कर रहे हैं। थैंक यू सर। मदीहा जी सर। सबसे पहले बोर्ड को अपने नाम का अर्थ बताएं आप। सर, मदीहा एक अरेबिक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है सराहनीय या प्रशंसनीय, ऐसा व्यक्ति जिसकी सराहना या प्रशंसा की जा सके। जो मोहम्मद साहब है उनके बचपन का नाम अहमद से शब्द बना है मदीहा। अच्छा, जैसे सर ने अभी आपसे प्रयास किया वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा जी। उज्जैन के विकास के लिए जो प्रयास के संदर्भ में है, तो 3 ऐसे कोई प्रयास मुझे बताइए जो उज्जैन में विकास के संदर्भ में पहली बार किए जा रहे हैं। जी सर, सिंहस्थ 2028 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है। और जो शिप्रा नदी के शुद्धिकरण की समस्या है उन्हें भी कई स्तर पर सुलझाने का प्रयास हो रहा है। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन उज्जैन में पहली बार किया गया है, जो आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी भारत की दूसरी जो नदी जोड़ो परियोजना है जी। उसका संबंध उज्जैन से है, उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे आप? सर, चंबल नदी परियोजना? हाँ, कौन सी है वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। माफ़ी चाहती हूँ सर, अभी क्लिक नहीं हो रहा। चल ठीक है। थोड़ा सा इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उज्जैन का मगध साम्राज्य के समय से, मगध साम्राज्य से क्या संबंध रहा है? जी सर। सर, मगध साम्राज्य के समय जब वहाँ पर शासक बिंबिसार थे उस समय उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत थे और इन दोनों में मित्रतावत संबंध थे। और जब चंड प्रद्योत को पीलिया नामक रोग हुआ था, जब बिंबिसार ने अपने जो राजवेद थे जीवक उन्हें उज्जैन भेजा था। और इसके बाद जो शिशु नागवंश थे उसके समय उज्जैन को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। गुप्त काल में क्या स्थिति थी? सर, गुप्त काल में जो
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय है, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय राजधानी उज्जैन को बनाया था। और ऐसे भी अभिलेख मिलते हैं कि जो उनके नवरत्न थे उनमें उज्जैन के महाकवि कालिदास और जो वराहमिहिर जी वो भी शामिल थे। अच्छा, सोशल मीडिया, फ़ोन आप इस्तेमाल करती होंगी ना? जी सर। आज के दौर में सोशल मीडिया जो है वो समाज को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? खासकर मैं अपराधों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। सर, सोशल मीडिया का जो सामाजिक अपराध के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है, साइबर क्राइम के रूप में कई प्रकार के जो महिलाएं, बच्चे हैं या पुरुष भी है, तो उन्हें डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से या बुलिंग के माध्यम से या पोर्नोग्राफी और इनसे उन्हें ब्लैकमेल करके और उनसे पैसे लेने के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। आप एसडीएम बनती हैं जी, ठीक है, एक प्रशासनिक पद पर जब पहुंचती हैं तो ये सोशल मीडिया के जो दुष्प्रभाव जिसके कारण नए नए प्रकार के क्राइम सामने आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? धन्यवाद सर, आपने मुझे एसडीएम के रूप में देखा। सर, इस विषय में जिस भी क्षेत्र में मैं हूँ उस समय जो साइबर सेल है पुलिस विभाग की, उनके सहयोग से इस दिशा में कार्य करूँगी और इसके लिए जन जागृति बहुत आवश्यक है। यह जितनी अधिक जन जागृति होगी, अपराध की दर उतनी ही कम होगी और साथ ही इस पर नियंत्रण और निगरानी के कार्य, ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है उन्हें कानून सम्मत कार्यवाही की जा सके। जन जागरूकता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सरकार पहले भी ये प्रयास कर रही है ऑलरेडी, जी। आप क्या कुछ ऐसा अलग से करेंगे आप? सर, जो टीनेजर्स हैं उनके लिए जो स्कूल स्तर है या महाविद्यालय है उनमें कैंपेन चलाकर जन जागृति की जा सकती है। जो महिलाएं हैं उनमें सामूहिक संवाद का आयोजन करके, और जो अन्य व्यक्ति है उनमें भी सोशल मीडिया के द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और साथ ही जो सरकार, जो स्थानीय प्रशासन है, वो प्रति 15 दिन या 1 महीने में रैली का आयोजन किया जा सकता है, जिससे आम जनता को जोड़ सके और उन्हें इसके दुरुपयोग के बारे में समझा सके। आपने अपनी हॉबीज़ में डायरी लेखन लिखा हुआ है। जी सर। कब से लिख रहे हैं आप डायरी? सर, इसकी कुछ निश्चित दिनांक तो नहीं है, कब से लिख लेकिन रहे हैं? करीब 3-4 साल से 3-4 साल से लिख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि डायरी लेखन जो सतत रूप से आप लिख रहे हैं, जी। इससे आपके जीवन में या किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ा? आपको कुछ एनालिसिस किया आपने? जी। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा व्यक्तित्व है वो इसमें सुधार आया है। एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण मैं अब निरंतर बनाए रखती हूँ, और साथ ही जो जीवन शैली रहती है वो व्यवस्थित हुई है, और साथ ही मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी सुधार हुआ है सर। ठीक है सर। धन्यवाद सर। तो अभी आप जिस वर्तमान पद पर मौजूद हैं, जी सर। उसका सामाजिक उत्थान में किस तरीके का इम्पोर्टेंस है, उसका क्या योगदान है? जी सर। सर, अधीनस्थ लेखा सेवा के अंतर्गत सरकार हमें विभिन्न पद पर नियुक्त कर सकती है, जैसे पेंशन विभाग में, ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में या ऑडिट ऑफिसर के रूप में। तीनों ही प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक उत्थान में कार्य करते हैं। जैसे यदि ऑडिटिंग हर विभाग की सही प्रकार से हो, या जो बिल पास हो रहे हैं उनका अप्रूवल सही प्रकार से हो, तो जो भ्रष्टाचार है या अन्य प्रकार की जो समस्या हैं उनका निदान हो सकता है। और पेंशन विभाग में यदि कार्य सही प्रकार से हो, तो जो रिटायर्ड ऑफिसर है या जितने कर्मचारी हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तक इस पूरे प्रोसेस में आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक इस पद पे? सर, मेरा भी चयन हुआ है किंतु अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अच्छा, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जी सर। ठीक है। तो जो ये यहाँ पर इस रोल है, अभी वर्तमान मौजूद जो पोस्ट है उसको लेकर के, उसकी तुलना आप डिप्टी कलेक्टर के रोल से जब करती हैं तो उसमें कंपैरिजन के माध्यम से आप क्या बेहतर पाती हैं? सर, दोनों ही पद अपना स्थान पर सम्मानीय है और प्रतिष्ठित भी है, किंतु सर जो अंतर है वह है कि डिप्टी कलेक्टर के जो कार्य क्षेत्र है वो अधिक विविधतापूर्ण है। उन्हें ऑफिस वर्क के साथ में फील्ड वर्क भी मिलता है, जबकि जो अधीनस्थ लेखा सेवा है उसमें सामान्य रूप से ऑफिस वर्क ही है। उसमें पब्लिक डीलिंग या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य करने के लिए कम अवसर है। ठीक है। आपका इंटरेस्ट है डायरी राइटिंग? जी सर। तो डायरी राइटिंग मेरे हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है आत्म अवलोकन के लिए। जी सर। जिसमें आपको अपनी कमियां और अपनी जिन मूल्यों से जुड़े हैं आप उसका अवलोकन करने का मौका मिलता है। तो मेरा प्रश्न उस संदर्भ में यह है कि आंतरिक उन्नति और बाहरी उन्नति, इससे आप क्या समझते हैं और आपके लिए आंतरिक उन्नति का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका?
सर, जो बाहरी उन्नति है वो भौतिक परिदृश्य में देखी जाती है, और जो आंतरिक उन्नति है वो आत्मसंतुष्टि और प्रसन्नता के संदर्भ में देखी जाती है। मेरे लिए जो आंतरिक उन्नति है वो संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना है। ये प्रसन्नता किन मूल्यों से आती है? क्या ये प्रसन्न रहने के लिए कुछ मूल्यों का जीवन में शामिल होना आवश्यक है, या फिर प्रसन्नता भौतिकवादी संस्कृति में जैसा हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है उस संदर्भ में उपलब्धियों से ये प्रसन्नता आती है? इस प्रसन्नता को आप किस तरीके से परिभाषित करती हैं? सर, मेरी दृष्टि में जो बाहरी उन्नति है वो केवल कुछ ही समय रह सकती है, लेकिन जो आंतरिक प्रसन्नता है, जो हमें अपने कार्य से या अपने माता पिता को प्रसन्न रख के या अपने कार्य को पूर्ण करके मिलती है, वो स्थायी रहती है। किन मूल्यों को महत्व देती हैं इस प्रसन्नता को पाने के लिए? सर, सच के मूल्य, मोरल वैल्यू को। मोरल वैल्यूज को। जी सर। आपका फेवरेट विषय कुछ जो तैयारी के दौरान आपको लगा हो कि इसमें मेरा स्पेशल इंटरेस्ट आ रहा है? सर, मुझे अभी करंट अफेयर्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। करंट अफेयर्स पढ़ना जी आपको अच्छा सर। लग रहा है, ठीक है। तो अभी इजराइल और फ़लस्तीन का विवाद चल रहा है, जी सर। तो इस विवाद के दौरान जिस तरीके से इजराइल का एक एग्रेसिव स्टैंड रहा है जी। फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर के, आप क्या समझती हैं इस मुद्दे पर क्या नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनका भला हो सके, और भारत का इस पर क्या स्टैंड रहना चाहिए, ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। जी सर, जो ये वैश्विक युद्ध की स्थिति है वो चिंताजनक और संवेदनशील क्षेत्र है। सर, जो लड़ाई का मुख्य कारण है वो ज़मीन के लिए है कि दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार की नीति है डिहाइफनेशन की, और जो टू स्टेट थ्योरी है उससे अमल में लाना चाहिए, और साथ ही जो आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं उनका पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, और जो फ़िलिस्तीन और जो यहूदी समुदाय के जो लोग हैं उन दोनों को ही शांति और समन्वय के साथ उसी स्थान पर रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और चूँकि भारत सरकार मध्यम मार्ग पर चलती है और जो उसकी नीति है वो एक वैश्विक गुरु के रूप में और मध्यस्थता के रूप में जानी जाती है, तो मुझे लगता है कि वो सकारात्मक कदम उठा सकती है इस दिशा में। आप एक महिला के तौर पर कहीं पर भी किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने के दौरान जी। अपने लिए किन अधिकारों का महत्व समझती हैं और किन अधिकारों को आप अपने लिए चाहती हैं, और आपको कहीं अगर ऐसा लगता है कि ये अधिकार अभी मौजूद नहीं है तो आप उनमें से कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसको आप चाहेंगे कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो सभी महिलाओं के लिए बेहतर होगा? जी सर, यदि मैं किसी क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर वर्क प्लेस पर महिलाओं पर किसी प्रकार का शोषण ना हो, और जो आय की समानता है, जो वेतन मिलता है वो कार्य के अनुसार समान ही मिला जाए, और साथ ही जो महिलाओं की मूलभूत सुविधाएं रहती है जैसे पृथक शौचालय का होना या अपने बच्चों की केयर करने के लिए रूम होना, मैं समझती हूँ वो होना चाहिए, और इस दिशा में जो सरकार की विशाखा गाइडलाइन है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए हर इंस्टीट्यूट में। तो इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें जैसे मैटरनल लीव जी की, सर। या फिर अभी हम लोग देख रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर के भी लीव कुछ ऑफिसेज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। जी सर। तो इस दिशा में क्या महिलाओं के पार्टिसिपेशन पर ये किसी तरीके का असर डालेगा वर्कफोर्स में? जी सर, जो निजी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो मैटरनल लीव रहती है या पीरियड के समय जो लीव रहती है तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा कम उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। जब मुझे लगता है कि जो सरकार ने 26 सप्ताह से बढ़ाकर 28 सप्ताह इसकी लीव की है वो अच्छा कदम है। कई निजी क्षेत्र भी इसके समर्थन में है, तो इस प्रकार के कार्य होने चाहिए। ओके। तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आपने अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर रखे होंगे जिन लक्ष्यों को आप पूरा या साकार होते हुए ज़रूर एक बार इमेजिन कर रही होंगी आप। तो ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जो आप इमेजिन कर रही हैं कि इनको तो मुझे पूरा करना है कैसे भी, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के? सर, मुझे लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में कार्य करूँगी भविष्य में, तो वहाँ की जो जनता है तो वो उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी नीड है उन्हें पूर्ति कर सकूँ, ये मेरा लक्ष्य है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मदीहा, अभी बात चल रही थी विशाखा गाइडलाइन की, इसके बारे में बता सकती हैं आप? जी सर। सर, ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाई गई थी। और विशाखा गाइडलाइन 2013 में आई?
2012 में आई थी और फिर 13 में केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून बनाया था। ये जो निजी या सरकारी किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर महिलाएं कार्य करती हैं उनके यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए आंतरिक समिति के गठन से संबंधित है। आंतरिक परिवाद समिति और उसी एक्ट के तहत एक स्थानीय परिवाद समिति का भी प्रावधान है, इन दोनों में अंतर क्या है? जी सर, सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो आंतरिक समिति है वो इंस्टीट्यूट के अंदर बनाई जाती है और स्थानीय समिति बाहर, जिसमें जो अन्य महिलाएं हैं वो भी शिकायत दर्ज कर सकती है। कितने कर्मचारियों के होने पर स्थानीय परिवाद समिति बनती है और कितने कर्मचारियों पर आंतरिक परिवाद समिति बनती है? जी सर, सॉरी सर, मुझे तथ्यात्मक जानकारी थोड़ी कम है। ठीक है मदीहा जी, आप जा सकती हैं, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ अच्छा रखा, वो विशाखा गाइडलाइन पढ़नी है। अच्छा, विशाखा गाइडलाइन 1997 की है, उस पर एक्ट 2013 में बना था। अच्छा, थैंक यू। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम 2013 में बना था। पहले भी मॉक दिया है तुमने ना? हाँ, संस्था में पहले भी मॉक दिया जी है सर। और याद है मुझे। हाँ सर, और उस समय भी अच्छा था, इस समय भी मुझे लगता है पहले से और बेहतर रहा। अच्छा रहा। मुझे बस एक जगह कमी लगी, जी। आई कांटेक्ट थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लगा कि जो सवाल कर रहा है आपका वहाँ आई कांटेक्ट नहीं था, बल्कि जो सवाल नहीं किए हैं वहाँ पे आपका आई कांटेक्ट ज़्यादा हो रहा था। थोड़ा सा ये कमी थी, बाकी सुधार की संभावना सदैव है। थोड़ा सा करंट के कुछ और मुद्दे थोड़े से देख लेना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कोई भी अगर मैटर ओपन हो जाता है तो उसको थोड़ा सा देख लेना, है ना, क्योंकि तुमने अपना एक हॉबी भी डाल रखी है यहाँ पे, सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना, तो सभी मुद्दे सामाजिक मुद्दों से जुड़ जाते हैं फिर वहाँ पे ना। और एक सवाल और मैं करना चाहूँगा तुमसे, ये मदीहा बस लिखती हो तुम, इसके साथ कोई सरनेम? सर खान सरनेम है, लेकिन वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं लगी हुई 10वीं के बाद से ही, तो इसलिए सिर्फ मदीहा। क्यों नहीं लगी सरनेम, क्यों नहीं लगी? सर 10वीं में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जो टीचर ने नाम लिख दिया वही आगे चला गया। चलो ठीक है, और तुम्हें कुछ पूछना है? सर आई कांटेक्ट और सर जो मेरे एकेडमिक्स के सब्जेक्ट है, ठीक है, 12th को भी अच्छे से तैयार करो फिर से। बिल्कुल करना पड़ेगा, अब तो तुम्हारी सेवा भी उसी क्षेत्र की हो गई ना, हाँ, है ना, तो वो तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो वो कर लेना, क्योंकि अब तुम्हारी सेवा भी वहीं से है और तुम्हारे सब्जेक्ट भी वही हैं, तो सवाल तो बन सकते हैं। हाँ सर, ग्रेजुएशन की कर रही हूँ, तो वही था कि 12th के फिर से करूँ। करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब बेसिक ही पूछा जाएगा, बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंट से जुड़े, तुम्हारे लेखा कर्म रहा है, व्यवसाय का अध्ययन है ना, तो इससे जुड़े प्रश्न बन सकते हैं। हाँ सर, जी सर। और कुछ पॉइंट यहाँ पर आई कांटेक्ट बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से रेशियो होना चाहिए 80-20 का, मतलब जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनकी तरफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन और अपनी बात रखते रखते बाकियों को भी एड्रेस कर देना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ था। दूसरी चीज़, जितने भी मतलब सेल्फ से लेकर के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब आपके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके वैल्यूज़ के बारे में, आपके थोड़े से प्रायोरिटीज़ के बारे में, उसको लेकर के मुझे थोड़े से आंसर वेग लगे। वेग मतलब अनक्लियर लगे। अच्छा। अनक्लियर मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैंने पूछा आपके लक्ष्य कौन से, तो आपका उत्तर था कि जिस क्षेत्र में मैं कार्यरत होंगी वहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहूँगी। जी सर। अब इसमें थोड़े से अगर वो मूल्य हाईलाइट हो जाते और थोड़े से कार्य क्षेत्र हाईलाइट हो जाते, जी सर, तो आपके उत्तर में फिर एक कन्विक्शन नज़र आती कि नहीं, आप इस चीज़ को लेकर के ऑलरेडी बहुत पैशनेट हैं। तो उसमें थोड़े से ये एग्जाम्पल के तौर पे कार्य कर सकते थे। आप किसी मूल्यों की चर्चा करके, किसी विशेष कार्य क्षेत्र को पकड़ के आप यहाँ पर अपने पैशन को हाईलाइट कर सकते थे यहाँ पर। तो एक वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। और थोड़े से यहाँ पर सेल्फ से रिलेटेड प्रिपरेशन बेटर कर लीजिएगा। हाँ सर। और बाकी सर ने जैसा कहा वो इम्पोर्टेंट है।